नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल और अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और आपदा में लापता लोगों के परिवार को सरकार मृत्यु प्रमाण पत्र देगी। जो लापता हैं अभी, जिनको ढूंढा नहीं जा सका है, उनको मृत समझकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार के एडवाइजरी के बाद अब सरकार उन परिवारों को, जिनके परिवारों के सदस्य इस आपदा के बाद से लापता है, मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे। और आपको बता दें कि और ये सामान्य प्रक्रिया का ही हिस्सा है, ये सामान्य प्रक्रिया ही है और अभी भी 100 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। राज्य सरकार लापता लोगों के परिवार वालों को ये सर्टिफिकेट देगी, मृत्यु प्रमाण पत्र देगी। जोशीमठ के तपोवन सुरंग में कल भी पानी का रिसाव जारी रहा, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आई। यहां पर पानी की निकासी के लिए 4 पंप लगाए गए हैं, बावजूद इसके पानी का रिसाव हो रहा है। फिलहाल टनल में 177 मीटर सुरंग से मलबा हटाने का काम पूरा हो चुका है, जबकि कंपनी प्रबंधन की माने तो 3 मीटर टी पॉइंट और 3 से ज्यादा मीटर काटकर टनल तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन आज और कल मौसम विभाग ने मौसम खराब होने की आशंका जताई है, लिहाजा रेस्क्यू काम में फिर से बाधा आ सकती है। फिलहाल जब तक मौसम साफ रहेगा तब तक रेस्क्यू का काम जारी रहेगा। नैनीताल में वृद्ध व्यापारी और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष को पीटने वाले बाप बेटे को व्यापारियों ने कोतवाली में ही धर पकड़ लिया और थप्पड़ जड़ दिया। मामला मॉल रोड का है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाने वाले वृद्ध को उसी क्षेत्र में बताया जा रहा है कि फड़ लगाने वाले बाप बेटे ने सोमवार शाम को छोटी सी बात पर बेरहमी से पीट दिया था। घटना के बाद व्यापारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कोतवाली में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की और आक्रोशित होकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस आरोपी बाप बेटे को कोतवाली ले आए। लेकिन तभी गुस्सा आए व्यापारियों ने बाप बेटों पर थप्पड़ जड़ दिए। बता रहा हूं मैं आपको, कैसे मार दिया आपने? एक 60-62 साल के व्यक्ति हैं हरबोला जी। इनके साथ कल मारपीट की घटना के बारे में तहरीर प्राप्त हुई है और तहरीर मिली है। उसमें तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। रामदास आहूजा हैं, वो भी 60 साल के करीब हैं, उनका बेटा है एक, इनके खिलाफ दिए और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जैसे भी तथ्य सामने आएंगे। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी है कि अगर बाप बेटे ने कोई गलती की थी तो इन दुकानदारों को पुलिस के सामने ये इजाजत किसने दी कि वो मारे, और पुलिस सब देखती रही, उनको थप्पड़ खाते हुए देखती रही? ये भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून का रुख करेंगे, जहां पर आज महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता मिलने वाले हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले। 22 सदस्यीय एटीएस महिला कमांडो कठोर ट्रेनिंग से तैयार हुए हैं और कुंभ में भी ये कमांडोज का दस्ता, महिला कमांडो का दस्ता तैनात रहेगा। महिला कमांडो और चीता पुलिस का प्रस्तुतिकरण आज होगा। पुलिस विभाग के आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। कड़ी ट्रेनिंग इस दस्ते ने की है और कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब ये दस्ता काम करने लगेगा। आज से महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस आपको गश्त करते हुए सुरक्षा में मुस्तैद दिखाई देगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो जहां कार्यक्रम आयोजित आज किया गया है, ठीक उसी जगह पर हमारे संवाददाता विनोद कुमार मौजूद हैं और इस वक्त विनोद हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हमारे संवाददाता विनोद अब आपको बताएंगे कि महिला कमांडो फोर्स ये क्या क्या काम करने वाले हैं, कितनी कड़ी मेहनत के बाद ट्रेन हुई है, स्मार्ट चीता क्या क्या काम करेगा। तो आप बताइए विनोद, ये किस तरह से काम करेंगे और मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे कार्यक्रम में? जी राजीव, देखिए एटीएस का दस्ता बिल्कुल कठोर ट्रेनिंग लेकर तैयार हो चुका है और 22 महिला हैं ऐसी जो जिनको कठोर ट्रेनिंग दी गई है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अब ये एटीएस का हिस्सा कठोर ट्रेनिंग लेकर आज इसका मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। और आज एक बड़ी सौगात उत्तराखंड पुलिस का दिन है और एक बेहतर प्रयास उत्तराखंड पुलिस का भी रहा है कि 22 महिला जो कमांडो हैं उनको कठोर ट्रेनिंग दी गई है नरेंद्रनगर पीटीसी में। और उसके बाद में अब इनको कुंभ यानी हरिद्वार में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है कुंभ में,
वहाँ पर भी इनकी तैनाती कर दी जाएगी। अपने जो बड़ी जैसा सेना में एक कठोर ट्रेनिंग होती है, ऐसी ट्रेनिंग इन महिला कमांडो को दी गई है। और ऐसे में अब ये तमाम आज मुख्यमंत्री यहाँ पुलिस लाइन देहरादून में पहुँचेंगे और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं आपको ये दिखाऊं कि कई ऐसे जौहर जो महिला कमांडो के द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है वो आज अपना प्रस्तुतिकरण देंगे और ऐसे में जो भी उनके कर्तव्य होंगे और किस तरीके से देश की सेवा की जाती है, कठोर ट्रेनिंग लेकर ये आज यहाँ पर देहरादून पुलिस लाइन में पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर पहुँचेंगे। 2 अलग-अलग सौगात आज उत्तराखंड पुलिस के खाते में जाने वाली है। आज से जो चीता पुलिस होती है उनका भी बदला स्वरूप मिलेगा, वर्दियों में चेंज हुआ है और ऐसे में जो कुछ वेपन्स भी आज चीता पुलिस को अलग से दिए जाएंगे, तो बदला स्वरूप एक चीता पुलिस का होगा। और उससे ठीक महत्वपूर्ण ये है राजीव कि आज जो 22 जो महिला कमांडो हैं और बड़ी कठोर ट्रेनिंग लेकर वो आज किस तरीके के अपना जौहर दिखाएंगे, प्रस्तुतिकरण उनका होगा, चीता पुलिस का प्रस्तुतिकरण होगा। विनोद एक और सवाल आप बता रहे हैं कि कुंभ में ये दस्ता तैनात भी होगा, इसके साथ साथ क्या कुंभ के बाद भी इस्तेमाल होगा ये दस्ता और क्या क्या काम करेगा? क्या कहीं और जगह इस दस्ते की ड्यूटी होगी? जी राजीव, देखिए 22 महिला कमांडो हैं जिनको कठोर ट्रेनिंग दी गई है पीटीसी नरेंद्र नगर में। और ऐसे में देश का सबसे बड़ा आयोजन अब हरिद्वार आगामी महाकुंभ होने जा रहा है, तो एटीएस का हिस्सा यानी ये दस्ता वहां पर भी तैनात किया जाएगा। और कठोर ट्रेनिंग, जिस तरीके की सेना की कठोर ट्रेनिंग होती है वैसी कठोर ट्रेनिंग इन महिला कमांडो को दी गई है। कठोर ट्रेनिंग इनको दी गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक दस्ता महिला कमांडो का तैयार हुआ है और ये भी जरूर माना जाए कि अब पूर्ण रूप से एक बड़ी सौगात है उत्तराखंड पुलिस इसमें कोई शक नहीं है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौट रहे हैं। तो ये दस्ता ज्वाइन कर रहा है टीम को और सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी इस दस्ते के जुड़ने के बाद से हो जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं, जल्द ही त्रिवेंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। केंद्रीय आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। बड़ी खबर, यानी कि जल्द ही त्रिवेंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। केंद्रीय आलाकमान की हरी झंडी के बाद अब ये अटकलें तेज हो गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गए है। अभी बताते हैं आपको कि मंत्रिमंडल में 3 पद खाली हैं। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में 3 पद खाली हैं। केंद्रीय नेताओं से रायशुमारी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। और विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, 3 पद खाली हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली भी पहुंचे थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि हरी झंडी मिल भी गई है। अब जब हरी झंडी मिल गई है तो इसका मतलब ये कि अंदर खाने की चर्चाएं शुरू हो गई कि कैबिनेट में कौन किसको जगह दी जाएगी। राजीव, देखिए दिल्ली दौरे से अब मुख्यमंत्री देहरादून लौट चुके हैं और एक बार फिर मंत्रिमंडल के जो 3 पद खाली चल रहे हैं उनको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है कि केंद्रीय जो नेता हैं उनसे मुख्यमंत्री की रायशुमारी हुई है और ये भी जरूर अब जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में यानी कुछ ही दिनों में जो मंत्रिमंडल में 3 खाली पद है उनको भर लिया जाएगा। कई ऐसे दिग्गज हैं जो मंत्री पद की दौड़ में शामिल है, कई ऐसे विधायक हैं जो वरिष्ठ हैं वो उस दौड़ में शामिल है। आखिरकार किनको जगह मिलती है वो बात दूसरी है, लेकिन अब एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है और आने वाले कुछ ही दिनों में यानी इसी महीने में अब ये जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल के पद जरूर भर लिए जाएंगे। केंद्रीय आलाकमान से ये भी अब मुख्यमंत्री की बात हुई है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल के पद भर लिया जाए। और ऐसे में राज्य सरकार के मार्च में 4 साल पूरे होने जा रहे हैं राजीव, और उसके बाद में 1 साल शेष बचता है और आगामी 2022 में इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन होना है। उसके चलते ये भी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इतने लंबे समय से 3 पद जो खाली चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द भर लिया जाए। केंद्रीय आलाकमान से और रायशुमारी के बाद में मुख्यमंत्री ने जरूर ये अब जानकारी जो मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि जल्द से जल्द अब मुख्यमंत्री इन 3 पदों को भर लेंगे। और ये भी महत्वपूर्ण होगा, आखिरकार कहीं एक आधा दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ विधायक हैं गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, और ऐसे जातीय समीकरण के आधार पर इन 3 मंत्रिमंडल में जो खाली पद चल रहे हैं उनको भर लिया जाएगा। यानी कि दावेदारों की लिस्ट लंबी है, ऐसे में जगह किसको मिलती है और किन किन समीकरणों को साधा जाता है ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ना है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री के साथ कई अहम मसलों पर बातचीत की। चौखुटिया में हवाई पट्टी को लेकर बातचीत हुई और इसके साथ ही कोस्ट गार्ड रिक्रूटिंग सेंटर को बनाने के लिए आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर रक्षा मंत्री के साथ बातचीत हुई। वहीं उत्तराखंड में एक और सैनिक विद्यालय खोलने को लेकर भी चर्चा हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ये मुलाकात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जहां चौखुटिया हवाई पट्टी को लेकर बातचीत हुई है। इसके साथ साथ कोस्ट गार्ड रिक्रूटिंग सेंटर को लेकर चर्चा हुई है। कुछ सैनिक स्कूलों को लेकर भी बातचीत हुई कि उत्तराखंड में सैनिक स्कूल खोले जाए। केंद्र है उत्तराखंड का कि जहां से उत्तराखंड का हर कोना 270 से 280 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आता है बाई रोड। एरियल डिस्टेंस तो बहुत कम है, लगभग 45-50 मिनट की डिस्टेंस है। उसको लेकर के बातचीत हुई है। और दूसरा, एक कोस्ट गार्ड रिक्रूटिंग सेंटर देहरादून के लिए आदेशित हुआ था और उसमें कुछ तकनीकी पेश थे, तो उनको दूर करने के लिए आज उनसे बातचीत हुई है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कोस्ट गार्ड के जो एमडी हैं उनको भी बुलाया था और बहुत जल्दी उसका समाधान कर लिया जाएगा। सैनिक विद्यालय उत्तराखंड में एक तो ऑलरेडी है, एक और विद्यालय के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है कि उत्तराखंड में एक और सैनिक विद्यालय दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की और इस दौरान पीएम के साथ जोशीमठ में आई आपदा, हरिद्वार महाकुंभ समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने जो चमोली में आपदा आई उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहे और मैं कहूँ कि दिन में 3 बार और एक दिन तो 4 बार भी उनका फ़ोन आया। वहाँ की हर जो रेस्क्यू वहाँ पर चल रहा था, जो दुर्घटना वहाँ पर हुई, उसको लेकर के पल पल की खबरों को लेकर के और वहाँ पर क्या सहायता हो सकती है उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री चिंतित थे। कुंभ को लेकर के भी उन्होंने पूछताछ की है कि वहाँ पर किस किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और इन परिस्थितियों में किस तरह से आप मेला संपन्न करने जा रहे हैं, कुंभ संपन्न करने जा रहे हैं। इन विषयों पर उनसे बातचीत हुई। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लंबे समय के बाद अपने पौड़े स्थित नकोट गांव पहुंचे। बलूनी को अपने बीच में पाकर ग्रामीण भी बेहद खुश दिखाई दिए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनिल बलूनी ने कुछ पल अपने पैतृक मकान में गुजारे। बलूनी ने अपने पैतृक मकान में मेरा बूथ सबसे मजबूत का स्टिकर लगाकर ग्रामीणों से मतदान जरूर करने की अपील की। इस मकान में इस वक्त बलूनी की चाची रहती हैं और बलूनी ने अपनी चाची का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही अनिल बलूनी ने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए और वहां पर करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। बलूनी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि उन्हें खाली होते पहाड़ों को देखकर बड़ा दुख होता है, इसलिए वो हमेशा लोगों को अपने गांव आने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही समय निकालकर वो खुद भी अपने गांव पहुंचे हैं। कुलदेवी की पूजा करके अब उत्तराखंड में जो विकास का हम लोगों ने कार्य करना है, अब उसमें और आगे तेजी के साथ जुटूंगा, यही संकल्प करने आज मैं आया था। देखिए, जब हम जिस गांव से निकले हैं, आज अगर हम उस गांव में आए हैं तो ज़रूर हम यही देखते हैं कि गांव में किस प्रकार का हालत है और गांव में आके ज़रूर इस चीज़ हम सबको कचोटती है। और जितने भी हम खास तौर से राजनीतिक लोग हैं, हमको अपने मूल स्थान पे आके सोचना ही चाहिए कि हमारे गांव किस प्रकार से हैं और इसके लिए हम लोगों का आगे क्या विजन होना चाहिए। 1 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होना है। लिहाजा विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव ओम प्रकाश और शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। 1 मार्च से अपने भराड़ीसैंण में अपना बजट सत्र शुरू हो रहा है। उसको लेकर जिस प्रकार से सुरक्षा की यहाँ बैठक हुई और हमारा ये सत्र बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो। जहाँ व्यवस्थाओं की बात करूँ तो हम लोग पूरी तरह से हमारे यहाँ व्यवस्थाएं 4 चौबंद हैं वहाँ पे।
अब रुड़की से बड़ी खबर, आज कांग्रेस किसान पद यात्रा निकालेगी रुड़की में और कुंजा बहादुरपुर से इकबालपुर तक ये पद यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस किसान पद यात्रा निकालने वाली है आज। खबर रुड़की से, पूर्व सीएम हरीश रावत और भगवानपुर विधायक इसमें शामिल होंगे। रुड़की में कुंजा बहादुरपुर से इकबालपुर तक ये पद यात्रा निकाली जाने वाली है कांग्रेस की, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और भगवानपुर विधायक शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे ये पद यात्रा किसान निकाली जाएगी। और अब खबर नैनीताल हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अल्मोड़ा के सिविल जज अभिषेक कुमार सस्पेंड हो गए। सस्पेंड किए गए हैं सिविल जज अभिषेक कुमार। अल्मोड़ा के सिविल जज अभिषेक कुमार को सस्पेंड किया गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने अभिषेक कुमार को सस्पेंड किया है। सेवा नियमावली का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई हुई है। अखाड़ा परिषद और बैरागी अणी अखाड़ों में सुलह की कोशिशें जारी हैं। आज पहले बैरागी अणी अखाड़ों के अध्यक्षों से परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री नरेंद्र गिरी और हरिगिरी वृंदावन में बात करेंगे और उसके बाद देर शाम को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का हरिद्वार पहुंचने का कार्यक्रम है। हरिद्वार में भी कुंभ को लेकर साधु संतों के साथ बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर है। नाराजगी के पीछे का कारण है कि भेदभाव किया जा रहा है। हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। पंकज, नाराजगी क्यों है, वो सारे फैक्टर, सारे कारण आप दर्शकों को बताएं और साथ साथ बताएं कि ये जो कोशिशें होने जा रही हैं सुलह की, ये कब शुरू होंगी? राजीव, देखिए नाराजगी के वैसे कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है अखाड़ा परिषद में महामंत्री पद को लेकर है। क्योंकि ये अखाड़ा परिषद में लंबे समय से प्रथा चली आ रही है कि जो सन्यासियों के एक पद होता है वो अध्यक्ष पद का होता है और दूसरा पद बैरागी जो अणी अखाड़े होते हैं उसमें महामंत्री पद का होता है। और ये जब भी चुनाव होते हैं अखाड़े में तो उस वक्त ये दोनों पद बदलते रहते हैं। अध्यक्ष सन्यासी होता है तो बैरागी जो महामंत्री का पद होता है, और महामंत्री यदि बैरागी होता है तो फिर इस तरह से पूरे पद ये बदलते रहते हैं। लेकिन पिछले लंबे समय से दोनों ही पदों पे सन्यासियों का कब्जा है। इस बात को लेकर जो बैरागी अणी अखाड़े हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। दूसरी बात है जो व्यवस्थाओं को लेकर है, कुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो बैरागी अणी अखाड़ों हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं, व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वो टेंटों की बात हो या उनके तमाम अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, पानी, अन्य जो शौचालय हैं, जो कुंभ के दौरान अस्थायी चीजें होंगी उनकी बात हो। ऐसी चीजें कई बैरागी अणी अखाड़ों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कुंभ की शुरुआत संतों के हिसाब से हो गई है और हरिद्वार में तमाम संतों का आगमन भी हो गया है। तो इस लिहाज से जो तमाम खालसे हरिद्वार आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था कहाँ होगी ये अभी तय नहीं हो पाया। ये नाराजगी का मुख्य कारण है। लेकिन अब इस नाराजगी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई दिनों से लगातार जो बार बार ये बात चल रही थी कि अखाड़ा परिषद से बैरागी अणी अखाड़ों ने अपने संबंध तोड़ दिए हैं। तो वृंदावन में जो निर्माणी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष हैं और दिगंबर अखाड़े के अध्यक्ष हैं, ये वृंदावन में महाकुंभ में मौजूद हैं। तो वहीं पर नरेंद्र गिरी और जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं हरिगिरी, वो इनसे आज मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो हरिद्वार पहुंचेंगे, तब अन्य संतों से बात करेंगे। तो इसकी सुलह की कोशिश की जा रही है ताकि कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद में फूट ना पड़े और सभी जो साधु संत हैं, चाहे वो सन्यासी ठीक है पंकज, फूट ना पड़े और सुलह जाए, मामला किसी तरह से बातचीत से सुलझ जाए, यही कोशिश, यही प्रयास है। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और सुलह की इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा और बैठक होने जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।